बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 19 के बिहेवियर के चैप्टर को। और व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर एक्चुअली वो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज होती हैं जो कि एक मल्टीसेलुलर एनिमल किसी भी स्टिमुलाई को देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, सो अभी मैं आपसे कैमरे के जरिए मुखातिब हूं। सो इस दौरान मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, दे आर ऑल कोऑर्डिनेटेड। सो ये एक्चुअली डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं फॉर अ स्टिमुलाई। सो इन रिस्पॉन्सेज को हम क्या बोलेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? बिहेवियर। So students, let's start with the first MCQ of the behavior chapter in your exercise is innate behavior is all but alpha heritable, beta intrinsic, Charlie stereotypic and delta flexible। इस MCQ में कहा यह जा रहा है कि innate behavior जो कि वो behavior है पैदाइशी तौर पे जो पाया जाता है different living organisms में। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सो ही और शी क्राइज, वो रोता है। सो रोना उसका क्या है? innate behavior है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट परिंदे हैं उनको घोंसला बनाना आता है, सो ये उनका एक पैदाइशी बिहेवियर है जिसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। सो एमसीक्यू में पूछा ये जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इननेट बिहेवियर के लिए ट्रू नहीं है। सो पहले ऑप्शन को देखते हैं, हेरिटेबल। इननेट बिहेवियर जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो दैट इज करेक्ट वन। बीटा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एक्चुअली वो कैरेक्टर्स होते हैं कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं बाकी मेंबर से, सो बाकी मेंबर्स और इस आइसोलेटेड मेंबर के रिस्पॉन्सेस क्या होंगे? सेम होंगे। थर्ड है आपके पास स्टीरियोटिपिक। और स्टीरियोटिपिक एक्चुअली हमारे पास वो बिहेवियर की प्रॉपर्टी है, इननेट बिहेवियर की प्रॉपर्टी है, जिसके जरिए होता यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इननेट बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे और फर्स्ट टाइम ही परफेक्ट होगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब इननेट बिहेवियर चेंज होंगी बट इननेट बिहेवियर विद द टाइम डज नॉट चेंज। सो इस एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेल्टा फ्लेक्सिबल, मतलब इननेट बिहेवियर फ्लेक्सिबल नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड एमसीक्यू इज इननेट बिहेवियर इज ऑल एक्सेप्ट। दोबारा से ये स्टेटमेंट एक दूसरे एंगल से आ रही है जिसमें ऑप्शंस डिफरेंट हैं। अल्फा कोडेड इन डीएनए, या इट इज राइट, क्योंकि जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो इसी तरह वो डीएनए जो कि इननेट बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा होगा वो भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा, जो कि उस जनरेशन या उस स्पीशी की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। बीटा, मॉडिफाइड इन इंडिविजुअल लाइफ स्पेन, के जो इननेट बिहेवियर्स हैं वो ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ अ बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज होंगे। ऐसा नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द बीटा, क्योंकि इननेट बिहेवियर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्पेन में मॉडिफाई नहीं होते। चार्ली इज व्हाट? मॉडिफाइड विद स्पीशीज एवोल्यूशन एंड डेल्टा इज व्हाट? प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द बीटा। इननेट बिहेवियर तमाम के तमाम तीनों पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट बीटा। मतलब ये है कि स्पीशीज विद द टाइम अपने इननेट बिहेवियर्स को चेंज नहीं करेंगे। हाउएवर अगर एवोल्यूशनरी प्रोसेस होगा जिसके जरिए वो कैरेक्टर्स जो है आगे ट्रांसफर होंगे, तब इननेट बिहेवियर के लिए हम स्टेटमेंट सी जो है उसको करेक्ट कंसिडर करेंगे। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच वन इज नॉन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन? अल्फा टैक्सिस, बीटा काइनेसिस, चार्ली ट्रॉपिज्म एंड डेल्टा इम्प्रिंटिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा यह जा रहा है कि जो ओरिएंटेशन बिहेवियर है, ओरिएंटेशन बिहेवियर का मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं और उसके साथ साथ किसी भी स्टिमुलाई के टुवर्ड्स जाना या उसके अगेंस्ट जाना, ये भी क्या होगा? ओरिएंटेशन बिहेवियर में आएगा। नाउ ओरिएंटेशन बिहेवियर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड एज टैक्सिस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज काइनेसिस। जो टैक्सिस है ये एक्चुअली हमारे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, जबकि जो काइनेसिस है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज द टैक्सिस, जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग हैज नो रोल इन अल्फा ऑपरेंट लर्निंग, बीटा क्लासिकल कंडीशनिंग, चार्ली इनसाइट लर्निंग एंड डेल्टा इज इम्प्रिंटिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर लर्निंग वो लर्निंग बिहेवियर जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक ह्यूमन बॉडी जो है वो किसी भी काम को, किसी भी चीज को लर्न करने के लिए गलती करता है, फिर कोशिश करता है, फिर गलती करता है, कोशिश करता है। सो यही ट्रायल एंड एरर चलता जाएगा और एक स्टेज आएगी कि उसके बाद जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड होगा और वो उस काम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। नाउ एमसीक्यू में ये है कि वो कौन सी लर्निंग है जिसमें ट्रायल एंड एरर इन्वॉल्व नहीं है। सो अल्फा ऑप्शन है ऑपरेंट लर्निंग।
स्टूडेंट्स, ऑपरेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसके अंदर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ सिखाने के लिए उसको मशरूत कर देते हो किसी भी इनाम से, किसी भी सजा या जजा से। सो इस किस्म की लर्निंग ऑपरेंट कहलाती है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक चूहे की जो कि स्किनर बॉक्स में मौजूद है और उस बॉक्स के अंदर एक बटन लगा हुआ है जिसके जरिए उस चूहे को, उस माउस को फूड मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, माउस को कुछ नहीं पता कि उसको फूड के लिए करना क्या है, लेकिन अगर गलती से उसकी बॉडी उस बटन से प्रेस हो जाती है तो उसके बाद जो फूड है वो उसको उस पाइप के जरिए स्किनर बॉक्स में आएगा। सो चूहा ये समझ जाएगा कि जब वो बटन को प्रेस करेगा सो फूड आएगी। सो ये ट्रायल एंड एरर इसमें इन्वॉल्व हुआ। उसके साथ साथ क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करते हैं, सो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कुत्तों को उसने ट्रेन किया कि वो मेट्रोनोम जो घंटी है उसके बजाने के बाद वो आदी हो गए थे कि उनको फूड मिलेगी। जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज व्हाट इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो है ये एक्चुअली वो लर्निंग है जिसमें ट्रायल एंड एरर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ब्रेन में करता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करता। और चौथा है आपके पास इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग वो लर्निंग बिहेवियर है जिसमें इननेट भी इन्वॉल्व है और साथ साथ में अर्ली एज की लर्निंग भी इन्वॉल्व है। सो इम्प्रिंटिंग में ट्रायल एंड एरर का कोई भी अमल दखल नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू, advantage of pecking order is to alpha avoid injury to the stronger animals, beta protect territory, Charlie finding a suitable mate, and delta assign specific role to individual subordinates. Nowadays students, जो पैकिंग ऑर्डर है, दर्जा बंदी, ये क्यों जरूरी है? इन दर्जा बंदी से हमारी सोसाइटी में फायदा ये होगा कि डिफरेंट सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको अपने अपने काम क्या हो जाएंगे, मुतय्यन हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन और एक दूसरे की नीड्स पूरी करना बहुत ही जरूरी होंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द डेल्टा। कि जो पैकिंग ऑर्डर है इसका फायदा क्या है कि इससे हर एक इंडिविजुअल को अपने रोल का पता चल जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। And the first MCQ is, change in response to stimuli is known as alpha reaction, beta behavior, Charlie learning, delta activity. Now dear students, जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने कहा कि जब स्टिमुलाई को कोई भी लिविंग, कोई भी मल्टीसेलुलर एनिमल रिस्पॉन्स देगा सो उसको बिहेवियर बोलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू, the branch of biology dealing with the study of animal behavior is called as alpha psychology, beta entomology, Charlie ethology, delta ethics. Now students, वो कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम एनिमल्स की बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं? सो जो पहला ऑप्शन है दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक्चुअली डील करती है विद द स्टडी ऑफ व्हाट, विद द स्टडी ऑफ द ब्रेन, उसके साथ साथ एंड विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट वर्च्यूज एंड प्रिंसिपल्स इन अ सोसाइटी। साथ साथ में एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ethology is the study of behavior. So the correct option is Charlie. जबकि जो ethics है इसको हम इखलाकियात बोल सकते हैं। Next MCQ, the simplest form of learning is alpha latent, beta insight, Charlie social, delta habituation. Now students, जो learning है ये भी एक behavior है और इसकी different types है। Now उन types में सबसे simplest form of learning कौन सी है? That is habituation, आदी हो जाना। The next MCQ is inborn or inherited behavior is alpha innate, beta learned, Charlie co-condition and delta habituation. वो behavior जो कि innate है, instinctive है, मतलब पैदाइशी है, so उसको हम क्या बोलते हैं? That is called as what, innate or inborn behavior. The next one is the behavior which is the result of past experience and may involve parental care is alpha innate, beta instinctive, Charlie learning, delta none of these. Now dear students, वो behavior जिसके अंदर इंसान ये सीख जाता है कि कोई भी इंसिडेंट अगर उसके साथ माजी में हुआ है तो वही गलती वो आगे जाके नहीं दोहराता। सो गलतियां इंसान करते हैं और जब उसको वो नहीं दोहराते तो मतलब वो सीख गए हैं। सो इसको हम लर्निंग बोलेंगे, इसको हम इन्नेट नहीं बोलेंगे। इन्नेट एक्चुअली पैदाइशी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, लेकिन जो लर्निंग बिहेवियर है उनमें चेंजेस आती हैं। जैसे आपने गलती की, उसके बाद आपने दोबारा कोशिश की और वो गलती आप ठीक कर जाते हो, सो दैट इज व्हाट लर्निंग। सो पास्ट एक्सपीरियंस और पेरेंटल केयर के नतीजे में जो सीखा जाता है उसको लर्निंग बिहेवियर कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू,
the changes in the biochemical composition and physiology occurring at regular intervals in 24 hours is termed as alpha circadian, beta corpuscular, Charlie lunar and delta tidal. Now dear students, ये जो MCQ है ये आपको इशारा कर रहा है to the biological rhythms. बायोलॉजिकल रिदम हमारे पास वो फिनोमिना है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को सर्वाइव करने के लिए और अपनी जनरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या करता है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज को एक खास टाइम पे परफॉर्म करता है जो कि उसके लिए फेवरेबल है. फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी की मिसाल लें. सो ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर अमाउंट की नींद भी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट की वेकनेस भी चाहिए होती है. सो इसका मतलब कि इंसान की बॉडी 24 आवर्स में क्या है वो कैद है. 24 घंटों के अंदर जो काम वो करता है उसको अगले 24 घंटों में वो रिपीट करता जाएगा. सो ये उसका एक रिदम बनेगा. इसी तरह परिंदों को आपने देखा होगा कि जब अजानें हो जाती हैं और सुबह सादिक आती है उफक के बाद, व्हाट हैपेंस के जो परिंदे हैं वो एक साइड की तरफ मूव करते हैं और शाम को वो वापस मूवमेंट अपनी टुवर्ड द रिवर्स डायरेक्शन कर रहे होते हैं. सो ये उनका बायोलॉजिकल रिदम है कि सुबह सवेरे उठ के फूड की तलाश करना और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उस दौरान वो अपने घोंसलों की तरफ वापसी करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म का जो रिदम है ये आपके पास क्या है, ये एक्चुअली हम कह सकते हैं सुबह और शाम की रिदम है. सो MCQ में पूछा ये जा रहा है कि वो एक्टिविटीज या वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो कि 24 घंटे रहते हैं. सो यहाँ पे 24 घंटे का लफ्ज यूज हो रहा है. सो 24 घंटे के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. द नेक्स्ट MCQ, insects which have their greatest activity during twilight are alpha nocturnal, beta corpuscular, Charlie diurnal and delta circadian. नाउ ये MCQ भी पिछले MCQ के साथ रिलेटेड है कि वो इंसेक्ट्स जिनकी एक्टिविटी ट्विलाइट आवर्स में ज्यादा होती है तो उसको हम कौन से रिदम में लाएंगे. दैट विल बी व्हाट, दैट इज कॉर्पस्कुलर. इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस्कुलर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. द नेक्स्ट MCQ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इननेट बिहेवियर. इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इननेट बिहेवियर का ऑप्शन नहीं है, मतलब इननेट बिहेवियर के लिए वो ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू ऑप्शन नहीं है. सो द अल्फा हेरिटेबल, भाई हेरिटेबल तो है क्योंकि इननेट बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. सेकंड एडॉप्टेबल, एडॉप्टेबल का मतलब कि वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक खुद को ढालना, खुद को चेंज करना. लेकिन याद ये रखना क्या है, जो इननेट बिहेवियर्स हैं वो एडॉप्टेबल में नहीं आती क्योंकि इननेट बिहेवियर में थ्रू आउट द लाइफ टाइम कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं. सो जो एडॉप्टेबल की बात है ये गलत है. बट फिर भी हम चार्ली को देख लेते हैं. इंट्रिंसिक एक्चुअली प्रॉपर्टी है इननेट बिहेवियर की और स्टीरियोटाइप भी क्या है, ये भी प्रॉपर्टी है इननेट बिहेवियर की. सो द करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द बीटा, कि इननेट बिहेवियर जो है वो एडॉप्टेबल नहीं होते. नेक्स्ट MCQ, in an experiment from feeding tables were set up 50 meters away from a beehive in 4 directions. Majority of them flew to the feeding table that was placed in the direction alpha northwest, beta northeast, Charlie southwest, delta southeast. Now dear students, एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक मैदान में डिफरेंट फीडिंग टेबल्स रखी गई हनी बीज की, कि हनी बीज वहां पे आके हनी की प्रोडक्शन करती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व ये किया गया कि जितनी भी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, डिफरेंट डायरेक्शंस में जितनी भी फीडिंग टेबल्स रखे गए थे, सो देखा ये गया कि जैसे ही सूरज निकलता सो तमाम के तमाम जो बीज हैं वो चाहे जिस डायरेक्शन में भी पड़े हों वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट है. क्यों? क्योंकि जो बीज हैं, जो हनी बीज हैं, वो सन को एज ए नेविगेशन यूज करती हैं, सूरज को अपनी नेविगेशन के लिए यूज करती है. सो जितने भी बीज हैं दे विल मूव इन व्हाट, दे विल मूव इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन. द नेक्स्ट MCQ, innate behavior is genetically programmed. Individuals inherit a suite of behaviors often called as alpha progressive, beta intrinsic, Charlie ethogram and delta non-heritable. Now students, क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि जो innate behavior है वो genetically programmed है, मतलब DNA उसको कंट्रोल कर रहा है. सो वो इंडिविजुअल्स जो कि इनमें ये बिहेवियर्स होंगी, सो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, दैट या इस फीचर को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ethogram. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. Next MCQ, orientation behavior which involves a change in speed of movement or a change in the rate of turning is alpha kinesis, beta taxis, Charlie geotropism and delta imprinting.
द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द काइनेसिस। काइनेसिस एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये वो ओरिएंटेशन बिहेवियर है जिसमें आप या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जाओगे या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जाएंगे। द नेक्स्ट एमसीक्यू, learning by consequences is known as alpha habituation, beta operant learning, Charlie insight learning and delta none of these. Nowadays students, वो लर्निंग जो कि आप कुछ अच्छे एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस या नताइज से हासिल करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑपरेंट लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की, बीच में आपके पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जहां पे हमने एक ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में बात की कि ऑपरेंट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें कुछ सीखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मोटिवेशन होती है किसी भी प्राइस को हासिल करने की, या उसको खौफ होता है किसी भी नुकसान के होने का। So dear students, the next MCQ is, which one of the following can be called as social insects? Now social insects, social का जो लफ्ज है इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने मेंबर्स, एक ही स्पीशी के मेंबर्स या डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स के साथ जो ताल्लुक रखता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, सो इसको हम सोशल बिहेवियर बोलते हैं। नाउ सोशल इंसेक्ट से मुराद वो इंसेक्ट्स हैं जो कि हमेशा एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉस्किटो की बात करें, सो मॉस्किटोज जो है वो ग्रुप की फॉर्म में नहीं होते, सो मॉस्किटोज को हम सोशल इंसेक्ट्स नहीं बोलते। इसी तरह जो एंट्स हैं, जो आपके पास बीज हैं, शहद की मक्खियां जो हैं, चींटियां जो हैं, वो आपने देखा होगा हमेशा ग्रुप में रहती हैं, सो वहां पे सोशल बिहेवियर पाया जाता है। सो इनमें से वो कौन से इंसेक्ट्स हैं जो कि सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं? सो द अल्फा ऑप्शन इज ants, termites, bees, beta, bees and wasps, Charlie, termites and mosquitoes, delta, mosquitoes and wasps. Nowadays जो mosquitoes हैं वो social insect नहीं है। इसी तरह जो wasp है जिसको हम जंबूरी बोलते हैं, येलो कलर और ब्लैक कलर की होती है, सो वो भी एक्चुअली सोशल नहीं है। इसके अलावा जो टर्माइट्स हैं, दीमक है, एंट्स, चींटियां और उसके साथ साथ बीज, शहद की मक्खियां जो हैं वो हमेशा ग्रुप में रहती हैं, सो वहां पे सोशल बिहेवियर पाया जाता है और इस वजह से हम इनको सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू इज द बिहेवियर व्हिच मे इन्वॉल्व फिजिकल अटैक्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अल्फा टेरिटोरियल बिहेवियर, बीटा डोमिनेंस हायरार्कीज, चार्ली अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर एंड डेल्टा इज एग्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में पूछा ये जा रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी मल्टी सेलुलर एनिमल का वो बिहेवियर जिसमें वो किसी भी दूसरे स्पीशी के मेंबर या अपने ही स्पीशी के मेंबर को गुस्सा होगा, उसको मारेगा, उसको कत्ल करने की कोशिश करेगा, सो ये कौन सा बिहेवियर है? सो अल्फा है टेरिटोरियल बिहेवियर। सो डियर स्टूडेंट्स, टेरिटोरियल बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने लिए टेरिटरी, अपने लिए एक अहाता बनाते हैं और उस अहाते के अंदर अपने बच्चों की नशोनुमा करते हैं और वहां पे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो ये एक्चुअली गुस्से का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बीटा एमसीक्यूज, डोमिनेंस हायरार्कीज। डोमिनेंस हायरार्कीज हमारे पास सोसाइटी के अंदर वो हायरार्कीज हैं जिसके अंदर सोसाइटी में मौजूद जितने भी स्पीशी के मेंबर्स हैं उनको हम डिफरेंट क्लासेस में तकसीम कर लेते हैं, जैसे हाकिम और महकूम हुआ, सो ये एक हायरार्की बनी। इस किस्म की हायरार्की को हम डोमिनेंस हायरार्की बोलेंगे, लेकिन ये हायरार्की जो है इसका भी एग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर एक्चुअली वो बिहेवियर है जिसमें जो भी सोशल एनिमल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत प्यार रखते हैं और जहाँ पे प्यार मोहब्बत होगी वहाँ पे कुर्बानी भी होती है। सो देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत सब बच्चों के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं क्योंकि उनसे मोहब्बत है, सो इसको अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर बोलेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एग्रेशन। एग्रेशन हम बोलते हैं एगोनेस्टिक्स को। एगोनेस्टिक का मतलब गुस्से वाला बिहेवियर, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज द डेल्टा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी एमसीक्यू के साथ आज हम अपने लेक्चर का दी एंड करते हैं जिसमें हमने डिफरेंट एमसीक्यूज को देखा और जनरल ओवरव्यू भी आपके पास इस चैप्टर का आया। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।